हेलो गाइस। आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके हमारे टेंस के लिए। आज के चैप्टर में हम आपको टेंस में जो बताने जा रहे हैं, इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे हर सेंटेंस में टेंस के चैप्टर में आते हैं। केवल एक ही टेंस छोड़ के बाकी सारे टेंस में, दुनिया के सारे भी सेंटेंस में इनका यूज़ होता ज़रूर है। इसलिए इनका अच्छे से नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके फुली नॉलेज को लेने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हमारा टॉपिक वर्ब मीन्स टेंस का है। वर्ब को टेंस भी कहते हैं। टेंस की पहचान हम आपको बता चुके हैं। टेंस की इंग्लिश बनाने के लिए, मतलब वर्ब के शब्द की इंग्लिश लिखने के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो हम आज आपको बताने वाले हैं। ये जो वर्ब होता है, वर्ब जिसको हम टेंस भी कहते हैं। वर्ब जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में बताया था, अ वर्ड विच हैज डूइंग और बीइंग एक्शंस कॉल्ड वर्ब। मतलब वो शब्द जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो शब्द हमारा वर्ब कहलाता है। तो करना और होने वाले कौन सी क्रिया है हम आपको इसमें दिखाएंगे। मतलब कि वर्ब जो होता है हमारा, ये दो प्रकार का होता है। तो वर्ब दो प्रकार का होता है, एक टू डू का। एक टू डू। डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब करना, यही चीज डेफिनेशन में बताया जाता है, जिसमें करना। और दूसरा होता है टू बी। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होना। वह शब्द जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो शब्द क्रिया कहलाती है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया मतलब वर्ब हमारे दो होते हैं, दो प्रकार के। एक डू की क्रिया और दूसरा बी की क्रिया। किसी एक सेंटेंस में हमेशा एक ही क्रिया आती है, चाहे वो डू की हो या बी की हो, एक ही क्रिया आएगी। क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही क्रिया होती है, वो क्रिया चाहे डू की हो चाहे बी की। एक सेंटेंस में कभी एक से अधिक क्रियाएं नहीं हो सकती। तो लिखने का नियम ये होता है, वर्ब को लिखने का नियम, टेंस को लिखने का नियम ये होता है कि सेंटेंस में हमने जिसको क्रिया माना, वो क्रिया हमारी डू की है या बी की। पहले हमको ये देखना है, अगर वो क्रिया डू की है तो हम उसमें बी की क्रिया नहीं लिखेंगे। अगर वो क्रिया डू की नहीं है तो हम उसमें बी की क्रियाएं लिखेंगे। दो में से कोई एक ही क्रिया आएगी। ध्यान दीजिएगा, जिसको मैं बी की क्रिया कहता हूं, इसके और भी नाम होते हैं। इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कही जाती है। मतलब जिसको मैं बी की क्रिया कहता हूं, उसी को हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इसी को सहायक क्रिया भी कहते हैं, उसी को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है, उसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। नाम इसके 4-5 हैं, चाहे जिस नाम से आप पुकारिए। वैसे मेन इसको बी की क्रिया कहते हैं, डू और बी। तो ये डू की क्रियाएं कौन सी होती हैं और बी की क्रिया कौन सी होती हैं? वो सारी क्रियाएं जिस काम को हम कर सकते हो, वो सारी क्रियाएं जिस काम को हम कर सकते हैं, वो डू की क्रिया कहलाती है। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारे काम हम कर सकते हैं। तो जिन काम को हम कर सकते हैं वो क्रिया हमारी डू की कहलाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं, मतलब हमारे सेंटेंस में वर्ब के स्थान पे जो शब्द आते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द कोई काम नहीं होते, मतलब उसको हम कर नहीं पाते। वो सारी क्रियाएं हमारी बी की क्रिया कहलाती है। वो काम हम करते नहीं बल्कि वैसा हम होते हैं। जैसे ईमानदार, बुद्धिमान, बेईमान, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, ये सारे शब्द अगर हमारे वर्ब के स्थान पे आ जाए तो ये सब काम हम करते नहीं, ये सारी चीजें हम होते हैं। तो वो सारे काम जिसको हम करते नहीं, वो सारे शब्द हमारे बी के वर्ब कहलाते हैं, और जो हम करते हैं वो डू के वर्ब कहलाते हैं। दूसरे आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ब के स्थान पर आए हुए शब्द अगर वो कोई काम है तो डू की क्रिया कहलाती है, अगर वो काम नहीं है तो वो बी की क्रिया कहलाती है। अब डू की क्रिया अनंत होती है। बहुत क्रियाएं ऐसी हैं जिस काम को हम कर सकते हैं, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, बहुत काम है। लेकिन बी की क्रियाएं सीमित होती हैं। बी की क्रिया के दो रूप होते हैं। बी की क्रिया दो रूप की होती है, पहला रूप और
दूसरा रूप, दूसरा रूप, पहला रूप और दूसरा रूप, दो रूप की होती हैं और ये सारी क्रियाएं टेंस बेस होती हैं। टेंस मतलब अगर टेंस प्रेजेंट हो, प्रेजेंट की पहचान बताई गई है टेंस की पहचान में। टेंस प्रेजेंट की पहचान है जब सेंटेंस के पीछे हा लिखा हो अक्षर तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट हो जाता है। जब टेंस प्रेजेंट हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, किसी भी क्रिया की 5 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म जिसको फिफ्थ फोर्थ फॉर्म भी लोग कहते हैं, और एस का एस या तो ईएस वाला फॉर्म जिसको सिंगुलर फॉर्म भी हम कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म जिसको फिफ्थ फॉर्म भी कहा जा सकता है। तो इन सभी क्रियाओं में फर्स्ट फॉर्म का यूज तब किया जाता है जब टेंस हमारा प्रेजेंट हो, और प्रेजेंट कब होता है जब पीछे हा लिखा हो, तब फर्स्ट फॉर्म आती है। पहले रूप के टू बी की क्रिया में 3 क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होती है, इज, एम और आर। इज, एम, आर ये तीनों हमारे पहले रूप में आती हैं, और दूसरे रूप में 2 क्रिया होती है, हैज और हैव। हैज और हैव ये दोनों हमारी टू बी की दूसरे रूप की क्रिया आती है। इसके 2 रूप होते हैं। एक क्रिया कोई ले लेते हैं डू की एग्जांपल के लिए, जैसे मान लिया ले लिया गया गो। गो, गो मीन्स जाना, जाने का काम करते हैं, मतलब यह क्रिया हमारी डू की है। और ये क्रिया हमारी होती है बी की। इसको हम हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल है कि टू बी की पहले रूप में 3 क्रियाएं, दूसरे रूप में 2 क्रियाएं और डू में 1 ही क्यों है? ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। ये इसलिए 1 है, ये 2 2 3 3 क्यों है? क्योंकि एम तो केवल स्पेशल आई के लिए बनता है। अगर एम को हम हटा दें तो 2 इसमें 2 इसमें, तो ये भी 2 होना चाहिए। तो ये 2 क्यों नहीं है? ये 2 इसलिए नहीं है क्योंकि डू की क्रिया है और ये बी की क्रिया, और बी की क्रियाएं सिंगुलर और प्लूरल बनी होती है। हमारी क्रियाएं भी सिंगुलर और प्लूरल होती है किसी सब नाउन की तरह। जिस प्रकार नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है, बॉय तो सिंगुलर और बॉयज तो प्लूरल, गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल, उसी प्रकार हमारी क्रियाएं भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। जब हम इनको सेंटेंस में यूज करते हैं, क्रिया की इंग्लिश को लिखते हैं, तो लिखने का यही बेस होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो क्रिया भी हमारी सिंगुलर प्लूरल होती है। तो क्रिया को सिंगुलर और प्लूरल बनाने का जो रूल है वो नाउन का उल्टा हो जाता है। नाउन का उल्टा, उल्टा का मतलब ये कि नाउन के पीछे एस लगाएंगे तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, और क्रिया के पीछे एस लगाएंगे तो क्रिया सिंगुलर हो जाएगी। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि नाउन का उल्टा क्रिया के साथ होता है सिंगुलर और प्लूरल बनाने में। जिस क्रिया के पीछे एस लगा हो वो क्रिया एक वचन सिंगुलर, जिस नाउन के पीछे एस लगा हो तो नाउन प्लूरल बहुवचन। तो बी की क्रियाओं में देखिए पीछे एस लगा है तो ये सिंगुलर है, एस नहीं लगा है प्लूरल है, एस लगा है सिंगुलर है, एस नहीं लगा है प्लूरल है। और डू की क्रियाएं हमेशा प्लूरल में होती है। हम डू की क्रिया को सिंगुलर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यस या तो ईएस लगा के, क्रिया में यस या ईएस लगा के प्लूरल बनाएंगे तो ये डू की क्रिया हमारी सिंगुलर हो जाएगी। तो डू की क्रिया हमेशा प्लूरल में होती है। इसको सिंगुलर बनाने की अगर जरूरत है तो पीछे यस या तो ईएस लगा देंगे। किसमें एस लगाते हैं, किसमें ईएस लगाते हैं, ये हम आपको उस टॉपिक में बताएंगे। तो यहाँ हम आपको वर्ब बता रहे थे। तो इज सिंगुलर और आर प्लूरल क्योंकि इसमें एस लगा है, और एम स्पेशल आई के लिए है, आई के साथ केवल एम आता है। इसी प्रकार ये क्रिया भी सिंगुलर प्लूरल। आगे बढ़ते हैं, ये प्रेजेंट की बात थी। आगे आते हैं पास्ट में। पास्ट कब होता है? जब पीछे था लिखा हो तो क्रिया का सेकंड फॉर्म कर दिया जाता है। याद रखिए, टेंस हमारी पास्ट हो जाए तो क्रिया सेकंड फॉर्म हो जाती है। जिस प्रकार गो फर्स्ट फॉर्म है, अगर किसी क्रिया में गो क्रिया आती है किसी सेंटेंस में और उसका टेंस पास्ट हो जाए, था लिखा हो, तो उसका हम सेकंड फॉर्म कर देंगे वेंट। ये हो गया पास्ट। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। जिस प्रकार गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, उसी प्रकार इज और एम का सेकंड फॉर्म वॉज होता है और आर का सेकंड फॉर्म वर होता है, वर। उसी प्रकार हैज और हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड।
ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, ये दोनों के लिए। क्रिया के और भी रूप होते हैं। क्रिया का एक रूप होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल हमारी क्रिया तो होती है लेकिन एडजेक्टिव बन जाती है। हमने आपको पीछे क्वाइड एडजेक्टिव के रूल में बताया है कि कब क्रिया हमारी एडजेक्टिव बन जाती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल, ये क्रिया के रूप भले हैं लेकिन ये क्रिया नहीं रह जाती बल्कि एडजेक्टिव बन जाता है, जिसको हम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसकी अंग्रेजी थर्ड फॉर्म लगा के बनती है। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, गो का सेकंड फॉर्म वेंट और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ये थर्ड फॉर्म के रूप क्रिया नहीं रह जाती, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो जिस प्रकार गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, उसी प्रकार इज, एम का सेकंड फॉर्म वाज, आर का सेकंड फॉर्म वर, और इन तीनों का थर्ड फॉर्म होता है बीन, और इन दोनों तीनों का थर्ड फॉर्म होता है हैड। ध्यान देना, इज, एम, आर चाहे वाज वर लिखा हो, सबका थर्ड फॉर्म बीन होता है। इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल पर आते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम वर्ब का इंग फॉर्म कहते हैं। वर्ब का इंग फॉर्म, ये भी एडजेक्टिव होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों एडजेक्टिव बन जाती है। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन और गो का इंग फॉर्म गोइंग। ये अब देखिए, यहां एक चीज ध्यान देने लायक है, यहां गो में आईएनजी लगा, इसमें आखिर वेंट में आईएनजी क्यों नहीं लगता, गॉन में आईएनजी क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि आईएनजी लगाने का जो नियम है वो नियम यह है कि किसी भी क्रिया की मुख्य अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। किसी भी क्रिया की मुख्य अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगाने का यह नियम है, इंग को लगाने का यही नियम है। और मुख्य क्रिया, मुख्य अवस्था कौन सी होती है? जिससे उसकी सारी क्रियाएं बनी हो उसको मुख्य अवस्था कहते हैं। जैसे गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन है, मतलब वेंट और गॉन गो से बना, मतलब वेंट और गॉन की मुख्य अवस्था गो है, मुख्य क्रिया ये गो है, इसीलिए गो इसकी मुख्य क्रिया है और गो में आईएनजी लगा। तो जिस प्रकार वेंट और गॉन की मुख्य क्रिया गो होती है इसलिए इसमें आईएनजी लगा, उसी प्रकार इज, एम, आर, वाज, वर इन सब की मुख्य क्रिया बी होती है। इस पॉइंट को विशेष करके ध्यान रखना है। इज, एम, आर, वाज, वर की मुख्य क्रिया बी, इसलिए इसीलिए इसका इंग फॉर्म बीइंग होता है। और सेम कंडीशन में हैव में आते हैं। हैज, हैव, हैड की मुख्य क्रिया होती है हैव। हैज, हैव, हैड की मुख्य क्रिया होती है हैव, और इसलिए इसका इंग फॉर्म होता है हैविंग। हैविंग। तो ये थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म ये एडजेक्टिव हो जाती है। एडजेक्टिव, ये थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म ये एडजेक्टिव होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये हमारी एडजेक्टिव्स होती है। ये क्रिया नहीं रह जाती, क्रिया के रूप हैं। तो देखा जाए तो बी की क्रिया हमारी यहाँ 7 ही बची। फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर है इज, प्लूरल है आर, एम केवल आई के लिए। इज, एम का सेकंड फॉर्म वाज, आर का सेकंड फॉर्म वर, इनका थर्ड फॉर्म बीन, इंग फॉर्म बीइंग। दूसरे रूप में सिंगुलर है हैज, प्लूरल है हैव, उसका सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, इंग फॉर्म हैविंग। इनकी मुख्य क्रिया हैव। आपको इस टू बी की क्रिया को रट लेने की जरूरत है। ये सिस्टम से रटने की जरूरत है कि फर्स्ट फॉर्म के पहले रूप में कौन कौन सी है, उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म क्या होता है, दूसरे रूप के फर्स्ट फॉर्म में कौन कौन सी है, उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म क्या होता है। इस चीज को रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी टू बी की क्रियाएं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि विल और शैल ये भी टू बी की क्रिया के अकॉर्डिंग इसका भी यूज होता है, लेकिन ये टू बी की क्रिया होती नहीं है। ये हमारे फ्यूचर की सिंबल होती है। मतलब विल और शैल जिस इंग्लिश के सेंटेंस में लिखा हो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर हो जाएगा। तो विल और शैल जो है फ्यूचर की सिंबल होती हैं। एज अ फ्यूचर की टू बी की क्रिया विल और शैल होती है। और डू, डज, डिड, ये डू, डज, डिड जो होता है ये डू की जो क्रियाएं होती है, गो, कम, हेयर, लिसन, ईट, रीड, राइट, ये सारी क्रियाएं डू से बनती हैं। तो डू, डज, डिड इन क्रियाओं की मुख्य क्रिया होती है।
इनको भी हम जरूरत पड़ने पर टू बी की क्रिया की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये टू बी की क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो इन क्रियाओं को रट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम वर्ब मतलब क्रिया वाले शब्द की इंग्लिश लिखते हैं तो इनका यूज लगभग सभी सेंटेंस में होता जरूर है। केवल एक टेंस को छोड़ के, प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट को छोड़ के, बाकी सभी सेंटेंसेस में इनका यूज होता जरूर है। और इसके बाद क्रिया वाले शब्द मतलब वर्ब की, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, इसके जस्ट बाद हम आपको उस वीडियो को डालने वाले हैं। लेकिन हमारी क्रिया की अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, इस चीज को बड़े ही आसानी से बिना किसी रूल को रटे, हमारे 3 चीजों को, पीछे बताए गए 3 चीजों को आप ध्यान रखिए, उनसे आपको बिना कोई नियम रटे सारे टेंस की इंग्लिश लिखनी आपको आ जाएगी। वो 3 से नियम कौन है? पहला, वर्बल नाउन। नाउन के चैप्टर में जो हमने आपको 6वां नाउन बताया था, वर्बल नाउन, जेरेंड और इन्फिनेटिव, उनके पहचान और इंग्लिश लिखने के नियम ध्यान रखिए। जेरेंड और इन्फिनेटिव जो क्रिया बन जाती है वो क्रिया नहीं रह जाती। दूसरा प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव बन जाती है, जिस क्रिया में हुए लगा रहता है, उसकी पहचान, इंग्लिश बनाने के नियम। तीसरा, ये टू बी की क्रिया है। इन दोनों सिस्टम को आप सिस्टम से मेरे तरीके से आप रट लीजिए। ये 3 चीजें अगर आपको आती हैं तो हमारे क्रिया की अंग्रेजी लिखना आपको बिना किसी नियम के सारे टेंस की इंग्लिश 2 शब्दों में आपको आ जाएगी। तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो आप लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।